आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो यमुना के पानी में स्नान कर रही हैं, आचमन कर रही हैं। तो यमुना का पानी अभी फिलहाल कैसा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली जल बोर्ड के चीफ वाटर एनालिस्ट हैं संजय शर्मा जी, जो कि बताएंगे कि यमुना का पानी कैसा है, यमुना में जो झाग दिख रही है उसके क्या कारण हैं और क्या उस पानी को आचमन करने से, उससे नहाने से क्या ह्यूमन बॉडी पर कौन कौन से असर हो सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी फिलहाल यमुना में जो पानी है, वो जो फोम दिख रही है, वो किस कारण से है फोम? देखिए, उस फोम को समझने के लिए हमको पहले ज्योग्राफिकल कंडीशंस को समझना पड़ेगा जिस जगह पे फोम बनता है। दिल्ली के अंदर जो फोम बनता है वो कालिंदी कुंज बराज के ऊपर बनता है। अगर हम कालिंदी कुंज बराज को देखें तो कालिंदी कुंज बराज का मैक्सिमम हिस्सा यूपी के पास में है। टोटल मिलाकर के कालिंदी कुंज बराज के ऊपर 27 गेट हैं। अगर इससे भी हम समझाते रहेंगे। हाँ, तो अगर हम देखें तो गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 21 तक 20 तक ये यूपी के पास है, और गेट नंबर जो दिल्ली का एरिया चालू होता है वो गेट नंबर 21 से लेकर के 27 तक दिल्ली का है। अगर आप ये एक बाइसेक्टिंग लाइन देख रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे दिल्ली है, राइट हैंड साइड पे यूपी है। जो महीन सी पतली सी रेखा दिख रही है वो आप बता रहे हैं कि दिल्ली है एक तरफ और एक तरफ। जी हाँ। और ये जो बराज है, ये बराज यूपी इरिगेशन के कंट्रोल में है। ये यूपी इरिगेशन की ही मिल्कियत है, यूपी इरिगेशन ही इसको ऑपरेट करता है। अगर आप उसके अप स्ट्रीम पे देखें तो आपको कोई भी फोम नजर नहीं आएगा। ये हालांकि इमेज जो है सैटेलाइट इमेज है जो 2023 की है, सेम महीने की है। राइट हैंड साइड पे बराज के बाद में आपको फोम नजर आता है। तो ऐसा क्या है कि ऊपर फोम नहीं है, नीचे फोम है? ऐसा क्या हुआ है इस बराज? रिएक्शन जोन में जो दिख रहा है। जी हाँ, जो रिएक्शन जोन 1 या रिएक्शन जोन 2 या उसके नीचे जो व्हाइट आपको पैचेस नजर आ रहे हैं वो फोम है। तो ऐसा क्या है कि ऊपर की साइड में फोम नहीं है, अप स्ट्रीम ऑफ कालिंदी कुंज बराज में फोम नहीं है, डाउन स्ट्रीम में फोम्स हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीच में सिर्फ एक ही इंटरवेंशन आया है, वो है बराज और बराज के गेट। जब ये पानी बराज के गेट से ऊपर से गिरता है तो टर्बुलेंस होता है, उस टर्बुलेंस के कारण से ये फोमिंग होता है। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण से ये फोमिंग हो रहा है, जो हम इसकी अभी हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका केमिकल डाटा, बैक्टीरियोलॉजिकल डाटा, वो सारा का सारा डेटा हम लोग रोज का कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। हमने ये पाया है कि इसका रीजन जो अब तक कहा जा रहा था फॉस्फेट इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है। वो ऑर्गेनिक कार्बन जो अगर आप अपस्ट्रीम का फोटो देखें, मैं आपको एक फाइल फोटो दिखा रहा हूं, ये जुलाई का फोटो है। इस फोटो के अंदर पूरी तरह से वाटर हाइसेंस से फुल है पूरा पॉन्ड। ये जो बराज है, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं 540 मीटर इसकी लंबाई है। एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे 540 मीटर तक पूरी तरह से भरा हुआ है, और इसके बैक में भी तकरीबन 1 किलोमीटर तक वाटर हाइसेंस से फुल है। जब ये वाटर हाइसेंस डिके होता है तो ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिजोल्व फॉर्म में पानी के अंदर रहता है। वो टर्बुलेंस के साथ में जब गिरता है तो उसके गिरने के कारण से ये झाग पैदा होता है। और फॉरेन में भी, ऑस्ट्रिया में, यूएस में और दूसरी जगह पर जहाँ सेम कंडीशंस हैं, वो जो रिसर्च हुए हैं वहाँ भी यही रीज़न माना गया है। ये ऑर्गेनिक जो कार्बन है उससे जैसे ही टर्बुलेंस मिलता है वो झाग पैदा करता है। रही जहाँ तक झाग की बात है, तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन के कारण कोई झाग है तो ना तो हार्मफुल है, ना किसी तरह से रिस्की है। अच्छा, ये तो हो गई फोम की बात। और फोम इसी वक्त क्यों बनता दिखता है? ये किसी दूसरे महीने में नहीं, बल्कि इस वक्त जब छठ की पूजा होती, जब सर्दियां शुरू होती, तभी क्यों दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं है मैम कि ये वैसे तो पूरे साल रहता है, गर्मी में कम हो जाता है। बिकॉज टेम्परेचर कम होने पे जो ऑर्गेनिक कार्बन है या फोम फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसके कारण से ये फोम बनता है। अगर जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे फोम फॉर्मेशन और ज़्यादा होता चला जाएगा। मॉर्निंग के वक्त में भी थोड़ा, एक तो टेम्परेचर लो होता है, ऊपर से सन रेज नहीं होती हैं, तो मॉर्निंग में भी अगर हम देखें तो सुबह के टाइम पे फोमिंग ज़्यादा होती है। जैसे जैसे सन आता है वैसे वैसे फोमिंग धीरे धीरे कम होता चला जाता है।
अच्छा, अब बात करते हैं पानी की। यमुना का जो जल है वो कैसा है? क्या उसमें जो छठ व्रती जो लोग हैं वो स्नान कर सकते हैं, वो आचमन कर सकते हैं? उसकी अगर मैं केमिकल उसका जो फॉर्मूला है वो कितना राइट मानते हैं आप? देखिए, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं, जिसका रूल 3 के हिसाब से शेड्यूल 6 की अगर मैं बात करूं, तो जो इनलैंड सरफेस वाटर्स है उसके पैरामीटर्स को ये पूरी तरह से मीट कर रहा है। उसमें BOD 30 होना चाहिए, TSS 100 होना चाहिए। कालिंदी कुंज बराज के ऊपर तक, बल्कि DND तक जो हमें BOD मिल रही है वो 30 से कम मिल रही है, उसका TSS भी हमें 100 से कम मिल रहा है। लिहाजा ये उस पर्टिकुलर शेड्यूल 6 में जो मेंशन्ड है BOD, COD, TSS, वो तीनों पैरामीटर्स को मीट कर रहा है। फॉस्फेट को भी ये मीट कर रहा है और उस लिहाज से ये पानी ठीक है। किंतु जहाँ तक बात है बेदिंग स्टैंडर्ड्स और ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड, तो जो बेदिंग स्टैंडर्ड्स है उसको ये मीट नहीं करता है, जो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड्स है उसको भी ये मीट नहीं कर रहा है। मतलब इस पानी में नहाना और इसका आचमन मतलब पीना, ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। देखिए, ये पर्सन की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं सिर्फ इतना ही कमेंट कर पाऊंगा कि ये बेदिंग स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है, जो भारत सरकार के जो बेदिंग स्टैंडर्ड हैं इन्वायरमेंट एक्ट के हिसाब से, तो नहाना अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा, हमने देखा पानी एकदम काला दिख रहा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो लोग पूजा करने आए वो उस पानी को ले जाकर घर में भी रखते हैं, उससे खाना भी बनाने क्यों बता रहे हैं कि बनाएंगे हम, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उसी जो कि पवित्र मानते हैं उसको, तो उससे खाना बनाएंगे और फिर पूजा की प्रक्रिया करेंगे। तो क्या ये जो पानी है इतना काला क्यों है, क्या वजह है इसकी हो सकती है? देखिए, एक्चुअली ये काला इसका रीज़न ये है कि जो बराज है उसके अप स्ट्रीम पे सिल्ट जमा है, वो पानी वहाँ है नहीं। अगर आप गेट्स को खोलेंगे तो उसमें जो लिगेसी स्लज है या जो सिल्ट है वो बह करके नीचे आएगी, जिसके कारण से ये इसका TSS लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था डाउन स्ट्रीम पर। तकरीबन देखा जाए तो ये 3200 तक इसका TSS लेवल चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी की जगह सिल्ट बह करके आ रहा था, और उसके काले होने का कारण भी वही है। मतलब सिल्ट की वजह से पानी गंदा है, इस वजह से पानी काला भी है? जी हाँ, सिल्ट की बात करूँ तो? हाँ, सिल्ट की वजह से। अभी हमने इसमें हैवी मेटल्स का टेस्टिंग के लिए इसको लगाया हुआ है। हमारे पास में सारा डेटा तो आ गया, अभी हैवी मेटल्स का डेटा नहीं आया। हैवी मेटल्स का डेटा आने के बाद में हम एग्जैक्टली सही कुछ बता पाएंगे। अच्छा, फीकल कंटामिनेशन इसमें कितना होगा लगभग, अगर बात करें कि वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? फीकल कंटामिनेशन है। हाँ। जी हाँ। वो बढ़ा है सर, घटा है, क्या कहना चाहिए उसको? आपकी रिपोर्ट क्या करती है इन कंपैरिजन टू, मतलब लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, अगर हम लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो लास्ट 2 इयर्स और आज का डेटा, जहाँ तक केमिकल का बात है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है, थोड़ा लोअर साइड पे है हल्का सा। और वो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ DND तक। DND के आगे जाकर के इंक्रीज है। उसका रीज़न ये है, एक तो DND के जब ये पहुंच रहा है कालिंदी कुंज, तो कालिंदी कुंज में अगर आप देखें तो बराज के अप स्ट्रीम के ऊपर पानी है ही नहीं, हम काफ़ी दिन से सैंपल नहीं ले पाए। डाउन स्ट्रीम के ऊपर इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वो सारा डिजोल्व होकर के सिल्ट नीचे आ रहा है, तो वहाँ तो स्टैंडर्ड्स बढ़े हुए हैं। अदरवाइज अगर इन कंपैरिजन या तो स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है या थोड़े बहुत कम हुए हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ आप अपनी लैब के बारे में बताइए सर कि क्या क्या यहाँ पर टेस्टिंग होती है, क्योंकि ये लैब बहुत पुरानी लैब है, इसके बारे में भी अगर हमको बताएं। और ये जहाँ पर आपका जो लैब है प्रॉपर, हम उसको भी दिखाते चलेंगे क्या क्या यहाँ पर टेस्ट हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर टेस्टिंग होती हैं। देखिए, ये जो लैब है ये एक तरीके से आप इसे बोल सकते हैं ये हेरिटेज लैब है। ये एशिया की पहली लैब थी जो 1937 में इस्टेब्लिश की गई। सर इधर अगर चलते रहे, हम अगर बात करते रहे, ये मशीनें हैं। हाँ। ये इक्विपमेंट टोटल नाइट्रोजन टेस्ट करता है, जल डाल नाइट्रोजन टेस्ट करता है, जहाँ पर हम कितना प्रोटीनस मैटर है नाइट्रोजन के फॉर्म में, तो उसको हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। इसके अलावा ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये आपका pH कंडक्टिविटी मीटर है कि कितना pH है, कितना TDS है, वो हम टेस्ट करते हैं। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जिसके ऊपर हम बहुत सारे कॉन्टामिनेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये जो है ये जो स्लज है उस स्लज का साइज क्या है, पार्टिकल साइज, उसको मेजर करने के लिए ये इसको सीव शेकर के नाम से पुकारा जाता है।
यहाँ पर हम सीओडी टेस्ट कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सीओडी डाइजेस्टर है। देन ये जो मशीन है ये ऑयल एंड ग्रीस टेस्ट करने के लिए मशीन है। ये वाला मशीन ऑयल एंड ग्रीस के लिए है। तो यहाँ पर ड्रेन जो गिरते हैं यमुना में उसका पानी आप टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा यमुना के अलग अलग जगहों से कहाँ से आप यहाँ पे टेस्ट? ये हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो यमुना को मॉनिटर करते हैं राइट फ्रॉम वजीराबाद अप स्ट्रीम से लेकर के और कालिंदी कुंज तक। दिल्ली में जितने ड्रेन्स हैं उनमें से जो साउथ दिल्ली में जितने ड्रेन्स पड़ते हैं वो सारे के सारे यहाँ टेस्ट होते हैं। जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं एसपीएस हैं उसमें जो सीवेज है उसका टेस्टिंग यहाँ पर होता है। जो जितने भी आपके वाटर बॉडीज़ हैं जो साउथ दिल्ली में पड़ते हैं, साउथ के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें पड़ते हैं, वो सारे वाटर बॉडीज़ भी यहीं पर ही टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो लैब है, ये लैब में क्या क्या टेस्ट होता है। ये जल बोर्ड की लैब है और इसकी खासियत क्या है सर? देखिए ये लैब जो है ये NABL एक्रेडिटेड लैब है, ISO सर्टिफाइड लैब है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि एशिया की सबसे पुरानी और पहली लैब है सुएज टेस्टिंग के लिए। 1937 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके अलावा अंदर हम लोग BOD वगैरह टेस्ट करते हैं। जो इधर का सेक्शन है उसमें हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग भी करते हैं यहाँ पर। तो ये बताया कि हिस्टोरिकल लैब है और यहाँ पर इस लेबोरेटरी में पानी की एक एक जो कहेंगे कि चीज़ें टेस्ट होती, एक एक उसका जो रासायनिक फार्मूला है, कहाँ पर क्या क्या दिक्कत, हर जगह से उन जगहों पर से पानी लिया जाता है और यहाँ पर उसकी टाइम टू टाइम टेस्टिंग होती है। उसके बाद पता चलता है कि यमुना का पानी कैसा है। तो हमने आपको ये भी बताया कि ये लैब कब बनी थी और किस तरह से टेस्टिंग हो रही है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 बात दिल्ली।